नमस्कार, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का बिगिन टू लर्न में। आशा है आप सभी लोग सुरक्षित और स्वस्थ घर पर अपने हैं और थंबनेल आपने देख लिया है आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि ये वीडियो एक कॉमन वीडियो जैसे ग्रामर वाले बच्चे जो ग्रामर सीख रहे हैं वो भी उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है और क्योंकि ये वीडियो कम्युनिकेशन स्किल्स पॉलिटेक्निक वालों के लिए बच्चों के लिए है, विशेषकर सिविल स्टूडेंट वाले बच्चों के लिए। तो क्योंकि उनका एक टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चंस ग्रामर में, उससे संबंधित मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि आप लोगों को क्वेश्चंस फ्रेमिंग क्वेश्चंस पढ़ने से पहले सेंटेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हालाँकि उनको मैंने पिछले सेमेस्टर में लास्ट ईयर भी मैंने उनको बड़ा म बताया था ये। ख़ैर एक बार फिर से रिमाइंड करेंगे और अगर आपने पिछली वीडियोज़ को देखा है तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं देखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ। हम आसानी से समझ लेंगे, आसानी से पढ़ लेंगे सारी वीडियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। ख़ैर चलिए और हम वो टॉपिक शुरू करें उससे पहले आपसे एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, काफ़ी कम बच्चे क्योंकि गूगल क्लासरूम पे भी काफ़ी कम बच्चे जुड़े हैं। हो सकता है उनको शायद लिंक ना मिली हो। अगर लिंक नहीं मिली है तो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो सिलेबस डिस्कस किया था मैंने आपको दे दिया था। उससे से आप जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर क्योंकि नोट्स पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊँगा, ये मैंने पहले ही कह दिया है। तो आज से शुरू करते हैं, पहला लेक्चर उनका है और फ्रेमिंग क्वेश्चंस का पहला टॉपिक हम क्लियर करेंगे। तो फ्रेमिंग क्वेश्चंस पढ़ें उससे पहले द सेंटेंस, टाइप्स ऑफ द सेंटेंस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए तो जल्दी-जल्दी आप जुड़ जाइए, यूट्यूब पर भी जुड़ जाइए और टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए, फेसबुक पर भी जुड़ जाइए। सभी लोग एक नए जोश के साथ नया सिलेबस हमारा और नया सेमेस्टर है। आपके जितने भी ज साथी हैं उनको भी आप बता दीजिए, इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। पढ़िए बिल्कुल बिंदास। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना कोई समय गँवाए। लेट्स बिगिन टू लर्न द सेंटेंस, टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। तो हम सीधे पढ़ेंगे आज का टॉपिक जो है हमारा टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स वाक्य, वाक्य के प्रकार। तो ये आप सभी लोग जानते हैं वाक्य के प्रकार आपके सेंटेंस जो होते हैं 5 तरीके के होते हैं। इनके नाम आप सभी लोग जानते हैं। पहला जो होता है आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। दूसरा जो होता है वो होता है आपका इंटरोगेटिव। इसी तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे। तीसरा आपको पता है इम्पेरेटिव होता है। चौथा होता है आपका एक्सक्लेमेटरी। पाँचवाँ होता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस आपने पढ़े हैं। अब कुछ बच्चों को थोड़ी-सी दिक्कत तो हो रही होगी इसमें, क्योंकि मैं आपको थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो राइटिंग थोड़ी-सी खराब हो रही होगी। ख़ैर उसका सॉल्यूशन हम आगे देख लेंगे। असर्टिव सेंटेंस जिसे आप हिंदी में कहते हैं, इनके हिंदी नाम देखें तो असर्टिव सेंटेंस को आप हिंदी में कहते हैं, इसे हम या तो साधारण वाक्य कह दें, 2 तरीके नाम से जान सकते हैं हम इसे, या तो इसे हम कथन कह दें या फिर कथनात्मक कह दें, बात एक ही रहेगी, कथन या कथनात्मक। ठीक है सर? आगे बढ़ेंगे, इंटरोगेटिव ये होता है आपका प्रश्नवाचक और इम्पेरेटिव होता है आपका ये आज्ञावाचक या आज्ञासूचक, कुछ भी कह दें इसे आप। एक्सक्लेमेटरी होता है आपका ये विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक होता है आपका ये एक्सक्लेमेटरी। ऑप्टेटिव होता है आपका ये आदेश, नहीं सॉरी ये इच्छावाचक होता है। इच्छावाचक, आगे सूचक तो इम्पेरेटिव होता है आपका। चलिए, तो ये आपको हिंदी में नाम पता है और हिंदी में नाम लिखने के साथ-साथ आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, लगभग आधे से ज़्यादा सेंटेंसेस के आप मतलब समझ गए होंगे। खैर अगर नहीं समझे तो आगे हम समझाने के लिए बैठे हैं। आप अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए, शुरू में कहना भूल गया था मैं। खैर अब उठा लीजिए, कोई ज़्यादा देर नहीं हुई है, ये तो केवल इंट्रोडक्शन था वीडियो का। चलिए, तो यहाँ देखेंगे आप असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव 5 सेंटेंसेस हमने लास्ट ईयर भी पढ़े हैं और इस सेमेस्टर में हम केवल उनका इंट्रोडक्शन ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे। केवल हमको सेंटेंस इसलिए पढ़ने हैं कि हम आपका फ्रेमिंग क्वेश्चंस हैं तो हम सेंटेंस किस तरीके से बनाएँ। हालाँकि आप लोग जानते हैं, फिर भी आपके लिए मैं एक छोटा-सा वीडियो ही बना देता हूँ। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई है। अब हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की, एक-एक करके बात करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे और इसके बाद में हम एक धीमे-धीमे करके आगे बढ़ेंगे। तो ये मैं पूरा का पूरा क्लियर कर देता हूँ और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ असर्टिव सेंटेंस को उठा लेते हैं। चलिए, अब बात करते हैं पूरा का पूरा असर्टिव सेंटेंस का।
उम्मीद है अब आपकी समझ में राइटिंग आ रही होगी। ठीक है। असर्टिव सेंटेंस मतलब कथनात्मक वाक्य। हिंदी में इसके नीचे नाम लिख देता हूं मैं। अब ये जो आपका असर्टिव सेंटेंस है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं सर। ये भी आप जो जानते हैं। पहला जो होता है आपका वो होता है अफर्मेटिव, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका नेगेटिव। ठीक है। इसका मतलब ये अफर्मेटिव इसे हम कहते हैं सकारात्मक, और ये आपका नेगेटिव है इसे बोलते हैं हम नकारात्मक। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, और समझने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको इसे देखना है, पढ़ना है। ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, कथनात्मक मीन्स असर्टिव के हमने दो पार्ट्स कर दिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है। इसका मतलब अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे, जैसे मैं यहाँ आपके सामने एग्जाम्पल लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखता हूँ सकारात्मक के लिए, ही इज अ बॉय। वो है एक लड़का है, ये एक आप सकारात्मक वाक्य है। और इसका नकारात्मक अगर हम बनाएंगे तो यहाँ हम बोल देंगे ही इज नॉट अ बॉय। ठीक है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका एडवर्ब नॉट ऐड करने से ही आपका सेंटेंस ये नेगेटिव बन जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। यही रूल्स आगे हम देखते चलेंगे हर एक सेंटेंस के साथ में। मींस इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होगा उसका भी नेगेटिव बनेगा, आपका इंपेरेटिव होगा उसका भी नेगेटिव बनेगा, एक्सक्लेमेटरी होगा उसका भी नेगेटिव बनाएंगे, ऑप्टेटिव होगा उसका भी हम नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है। नेगेटिविटी हर जगह आनी है। नेगेटिविटी का मतलब आपको अपने दिमाग के अंदर नेगेटिविटी नहीं लेके आनी है भाई साहब। आप यहाँ से सोचिए बस, नेगेटिव हम सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाएंगे। ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस थे, समझ में आ गया होगा। असर्टिव सेंटेंस के साथ साथ आपका नेगेटिव सेंटेंस भी लगती है एक एडवर्ब। और ये देखेंगे जरा, इसके बाद हम जानेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चन। हम देखेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चन का मतलब, हम यहाँ पर फ्रेमिंग सेंटेंस भी पढ़ेंगे साथ में, क्योंकि जब हम सेंटेंस बनाना नहीं जानते हैं तो हम क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। फ्रेमिंग क्वेश्चन का मतलब होता है सीधा सीधा सेंटेंस बनाने से, मीन्स मेकिंग सेंटेंस। ठीक है ना, फ्रेमिंग सेंटेंस कह दें या फिर आपका मेकिंग सेंटेंस कह दें। ठीक है सर। चलिए, तो यहाँ हम इसके साथ साथ सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे। मीन्स इसका फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, किस किस तरीके से हम सेंटेंस को, कौन सा शब्द कहाँ पर हमको नाउन लगाना है, कहाँ वर्ब लगाना है, कहाँ एडवर्ब लगाना है, कहाँ प्रोनाउन लगाना है, इस तरीके से सारी बातें हम इसमें सीखेंगे। चलिए, तो ये था आपका असर्टिव सेंटेंस। इसको दो तरीके से डिवाइड कर दिया, अफर्मेटिव में और नेगेटिव में। इसके आगे आप कभी भी अगर आपको नहीं पता थी बात, तो 5 प्रकार के जो सेंटेंस हमने बताए हैं उसके आगे कई बार लोग क्या करते हैं, सीधा-सीधा बता देते हैं कि सर 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव। और बहुत सारे बच्चे कई बार तो आपके इम्पेरेटिव और ऑब्जेक्टिव में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज कहीं नहीं होना है, एकदम क्लियर विजन दिमाग में लेकर के चलना है। अगर सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका असर्टिव सेंटेंस आता है, और असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ये बात एकदम क्लियर है। आप इसे नोट कर लीजिए, करना चाहते हैं तो, क्योंकि मैं इसके आगे अब नेक्स्ट सेंटेंस पर जंप करने वाले हैं। तो जस्ट इंच टू नेक्स्ट सेंटेंस। चलिए, नेक्स्ट टाइप जो सेंटेंस है वो है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो आपका टॉपिक है, मेन टॉपिक। ठीक है। खैर, मेन टॉपिक में हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके इंट्रोडक्शन को लेकर के, सारे सेंटेंसेस को हम देख लेते हैं। ठीक है। तो अब जो सेंटेंस आता है नेक्स्ट, वो आता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस की जब हम बात कर रहे हैं, और हिंदी में नाम इसका आप जानते ही हैं, मैंने बता दिया अभी आपको। इसे बोलते हैं हम प्रश्नवाचक या फिर प्रश्नसूचक, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है सर। चलिए, इसके आगे बढ़ें। तो प्रश्नवाचक वाक्य मीन्स ऐसे सेंटेंस जिनमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ हम इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों के नजरिए से देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आपके दो तरीके के होते हैं। ठीक है। अब कहेंगे सर ये क्या मसला है, आपने असर्टिव सेंटेंस को दो पार्ट कर दिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो पार्ट कर दिए, कि आप सारे के सारे सेंटेंस को दो पार्ट करेंगे? नहीं, हम दो पार्ट नहीं करेंगे, केवल ये जो इसके दो पार्ट होंगे उसके वो इतने ही पार्ट करेंगे। तो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। अब हम देखेंगे दो पार्ट कौन से होते हैं। हिंदी के नजरिए से देखें तो हिंदी में, अगर हम हिंदी के नजरिए से देखें तो हिंदी भाषा के हिसाब से ऐसे सेंटेंस या फिर ऐसे वाक्य, दो तरीके के वाक्य हिंदी के नजरिए से देखें
तो पहला जो प्रकार होता है ऐसे वाक्य जिनमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक कुछ भी कह दें, ठीक है? और दूसरा जो होता है, वो होता है ऐसे वाक्य जिनके शुरुआत में ही प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक शब्द आपका आ जाता है। ठीक है सर? अब आपके दिमाग में मसला क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है, तो इसे देखिए जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, जैसे आपका क्या नाम है? अब देखेंगे ये जो आपका शब्द है क्या, ये आपका बीच में आया है, ठीक है? और इसके लिए अगर हम देखें दूसरे वाले के लिए, जैसे क्या वह लड़का है? ठीक है? अब देखिए सर दोनों सेंटेंस में आपने एक चीज़ देखी होगी, हिंदी लैंग्वेज के हिसाब से अगर देखें तो दोनों में ही प्रश्नसूचक शब्द का आना अनिवार्य है, हिंदी के हिसाब से, ठीक है? अब ये चीज़ डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो आपका मेन टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चन, इस तरीके से किस तरीके से बनाएँगे इनको हम आगे देखते चलेंगे, ठीक है? तो देखिए ये जो आपका मेन टॉपिक है, तो इसमें आपने एक चीज़ जान ली, इसमें क्या है आपने देखा दोनों में प्रश्नसूचक शब्द का आना अनिवार्य है, ये आपने देख लिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी चीज़ लास्ट में नज़र डालेंगे। लास्ट में देखिए दोनों में प्रश्नसूचक चिन्ह आया है। इसे हम प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक चिन्ह कहते हैं। प्रश्नसूचक शब्द ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन मार्क होता है ये। इस तरीके से एक एंकर टाइप का इसके नीचे ये। ये प्रश्नसूचक शब्द आपका यहाँ भी है और यहाँ भी है। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक शब्द आएगा ही आएगा। ठीक है? 2 चीज़ यहाँ है। एक तो आपका प्रश्नवाचक शब्द आएगा, एक प्रश्नसूचक चिन्ह आएगा। दोनों चीज़ प्रश्नवाचक वाक्य में आएँगे। ठीक है? तो इसकी पहचान हम यहाँ से करते हैं। चलिए और 2 तरीके के होते हैं, हिंदी के साथ देखें तो एक तो जिनके बीच में आपका प्रश्नवाचक वाक्य आएगा और एक ऐसे जिनकी शुरुआत में प्रश्नवाचक वाक्य आएगा। अब इस ज़रा से इंग्लिश के नज़रिए से देख लेते हैं। इंग्लिश के नज़रिए से देखेंगे, ग्रामर के नज़रिए से, तो ऐसे वाक्य अब हिंदी में देखेंगे, हिंदी, इंग्लिश दोनों से देखते हैं। जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, उनमें तो हम इंग्लिश में क्या करेंगे, उनके लिए हम जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है, तो सेंटेंस में इंग्लिश में हम सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपका क्या नाम है? तो वहाँ क्या करेंगे इसे इंग्लिश में लिखेंगे व्हाट इज़ योर नेम? ठीक है? व्हाट इज़ योर नेम? ये आपने देखा और यहाँ देखेंगे व्हाट जो है आपका ये प्रश्नवाचक वाक्य है और इसके लास्ट में भी आपका प्रश्नसूचक शब्द आ रहा है, चिन्ह आ रहा है, ठीक है? अब दूसरा जो है वो ये है कि जिनके शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द आता है हिंदी में, उनके लिए क्या करते हैं, इंग्लिश में उनके लिए कोई भी प्रश्नसूचक शब्द या फिर चिन्ह नहीं लगाते। फिर क्या करते हैं, उसे हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस डिसाइड करते हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, ठीक है? ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करते हैं। तो ये देखिए आपका सेंटेंस सिंगुलर में है तो फिर ये क्या करेंगे, तो इससे देखेंगे इज़ ही बॉय, ठीक है? ये जो है आपका शुरुआत में आया है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ से हमने प्रश्नसूचक शब्द को हटा दिया है, ठीक है? इतनी बात आपकी समझ में आ रही होगी किस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इसे हम और डिटेल में जानेंगे आगे, फिलहाल हमको आगे बढ़ना है। तो बहुत डिटेल में जानने के लिए अगली वीडियो आपको सीधी बात है अगले लेक्चर में आना ही पड़ेगा। देखिए ज़रा, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है? तो हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं कैनवास क्लियर करता हूँ। अब जो हमारा थर्ड है, वो है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब आपका आज्ञासूचक वाक्य। अब क्योंकि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, एकदम क्लियर हो जा रहा है, आज्ञासूचक का मतलब ऐसे वाक्य जिनसे हमें आज्ञा मिलने का पता चलेगा कि हमें यहाँ आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है।
उदाहरण के तौर पर यहाँ हम इसके लिए केवल उदाहरण ही दे सकते हैं। इसे आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लीजिए और ख़ैर और डिटेल में बताऊँगा मैं आपको। चलिए ख़ैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ। ऐसे वाक्य वैसे आप लिख लीजिए ऐसे वाक्य जिनसे आदेश व आज्ञा का बोध होता है। ठीक है? अब उदाहरण के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, एग्ज़ाम्पल्स जो हैं आपके देखिए जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं ब्रिंग अ बुक किताब लेकर के आइए, ठीक है? दूसरा लिख देता हूँ मैं प्लीज़ हेल्प मी। अब यहाँ जो है अगर आपका है ये प्लीज़ लगा है तो ये हेल्प नहीं ये आपका आज्ञा नहीं होगा। हालाँकि हेल्प मी अगर आप हल आज्ञा के लिए कह रहे हैं तो यहाँ आपका आज्ञा या आदेश बात एक ही है, ये थोड़ा-सा पोलाइट वे में हो जाता है। इसलिए आप इसे दूसरे तरीके से देख सकते हैं। खैर, चलिए ये जो आपके एग्ज़ाम्पल है और भी देख लीजिए जैसे हम बोल देते हैं गेट आउट, ठीक है? और कम हियर इस तरीके से हम देख लिख देते हैं इंग्लिश में, तो ये आपके सारे के सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है? ये आपकी समझ में आ गया होगा, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस था। इसके आगे नेक्स्ट पर चलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मय सूचक, ठीक है? तो नेक्स्ट आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ज़रा देखेंगे, विस्मय का मतलब विस्मय का मतलब आप जानते ही हैं, विस्मय का मतलब होता है आदमी के लिए किसी भी प्रकार का कोई अ, जिसे कहते हैं फीलिंग्स होती हैं आपका जैसे हम कह सकते हैं जैसे आश्चर्य हो जाना, जिसे हम आश्चर्यवाचक कहते हैं, आश्चर्य हो जाना या फिर दुःख हो जाना, फीलिंग्स आती हैं, ठीक है ना? इसे हम फीलिंग्स के साथ जोड़ते हैं और मुख्य रूप से देखते हैं इसे आश्चर्य के लिए, इसे हम आश्चर्यवाचक भी कह देते हैं, ठीक है ना? अब आश्चर्य में भी आपके दुःख भी हो सकता है और खुशी भी हो सकती है और इसे हम देखेंगे जैसे लिख सकते हैं इसे पहचान के लिए कि यहाँ आदमी के हृदय के गंभीर भाव को हृदय के गंभीर भाव को व्यक्त करते हैं। अगर आपकी समझ में हिंदी नहीं आ रही है ज़्यादा पूरी तरह से शुद्ध हिंदी नहीं आ रही है, तो मैं आपके लिए इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ मैं आपको एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ। एग्ज़ाम्पल देखिए जैसे व्हाट अ शेम, ठीक है? और इसके लिए इसके भी अगर हम देखेंगे आगे पहचान देखेंगे, तो हम देखेंगे जिस तरीके से प्रश्नवाचक शब्द का हम पहचान कर रहे थे, उस तरीके से इसकी भी पहचान करते हैं। देखिए, 2 मैंने एग्ज़ाम्पल लिखे, एक तो लिखा है व्हाट अ शेम मीन्स ये शर्मनाक बात है, कितनी निंदनीय घटना है या फिर शर्मनाक घटना है, इस तरीके से। अब यहाँ हम सेंटेंस के लास्ट में ज़रा नज़र घुमाएँ, तो हमारे लिए सेंटेंस में ये जो है आपका ये आपका प्रश्न सॉरी आपका विस्मयादिबोधक या आश्चर्यवादक ये चिन्ह है, ये हमेशा लास्ट में आता है। और यहाँ भी देख सकते हैं आप इसके लिए मीन्स एक जिस तरीके से हम हिंदी में विराम कहते हैं, विराम के नीचे इस तरीके से एक बिंदी लगा देते हैं। ये जो होता है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है और विस्मयादिबोधक चिन्ह की बात वाक्य की यही पहचान है कि इसमें हम जो है नीचे विराम के नीचे एक बिंदी लगा देते हैं जिसे हम विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। ये हर एक सेंटेंस में आएगा ही आएगा। अब इसे भी 2 तरीके से व्यक्त करते हैं, जैसे कभी-कभी खुशी के मामले में, कभी-कभी गम के मामले में, दुःख के मामले में और इनको भी हम जब सेंटेंस फ्रेमिंग सीखेंगे, फ्रेमिंग सेंटेंसेस उस समय हम जानेंगे कि हम देखेंगे आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनाने के भी 2 तरीके हैं और
एक में तो आपका विस्मयादि चिन्ह आना ही आना है, क्योंकि कभी-कभी तो हम इसमें प्रश्नसूचक शब्द का इस्तेमाल करके, जैसे यहाँ हमने देखा, ये प्रश्नसूचक शब्द का इस्तेमाल करके बना रहे हैं, और कभी-कभी जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, उन फीलिंग्स को ही हम इसमें लिख देते हैं, और ये चीज़ हम आगे वीडियो में जानेंगे, बहुत डिटेल में जानेंगे तब। इसके बाद जो लास्ट रह जाता है आपका 5वां, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और जो आपका लास्ट रह जाता है 5वां ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे हम देखेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस ज़रा देख लेते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, मैं क्लियर करके नोट करता हूँ। चलिए, अब हम देखते हैं अंतिम जो है आपका टाइप, अंतिम प्रकार जो है, वो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे भी ज़रा देख लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छावाचक, ठीक है? इच्छावाचक, यहाँ पर इच्छा व्यक्त होगी, इच्छा दोनों की तरफ से व्यक्त होती है, तो कहने वाले की तरफ से भी और सुनने वाले की तरफ से भी, ठीक है ना? तो यहाँ देखिए, इसकी अगर पहचान के बारे में बात करें, तो इसमें हम शामिल करते हैं इस तरीके के वाक्य में, जैसे आशीर्वाद होता है, ठीक है? ब्लेसिंग्स किसी को दी जाती हैं, या फिर आपका अभिशाप देते हैं किसी को, ठीक है? किसी के लिए कर्ज करना, तो उस तरीके की आशीर्वाद होगा और अभिशाप होगा। वही हमारी इच्छा होती है कि हम किसी व्यक्ति के चरित्र से खुश हैं, या फिर किसी व्यक्ति के वक्तव्य से खुश हैं, तो हम उसे आशीर्वाद देते हैं, और किसी व्यक्ति के चरित्र से हम थोड़ा-सा भी हमको कष्ट होता है, दुःख होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? अभिशाप देते हैं। ठीक है? यहाँ भी देखेंगे ज़रा, तो उदाहरण मैं आपके सामने लिख देता हूँ। एग्ज़ाम्पल्स इधर मैं लिखूँ, एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे आप, जैसे आशीर्वाद के लिए मैं लिख देता हूँ, मे गॉड हेल्प यू, और भी बहुत तरीके के आशीर्वाद होते हैं, ठीक है ना? लेकिन मैं यहाँ यही लिख देता हूँ, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ जिस तरीके से गो टू हेल, ठीक है ना? तो ये क्या है आपका, देखिए आप दोनों में हैं कि यहाँ तो हम इसको अभिशापित कर रहे हैं, जैसे कि हिंदी में बोलते हैं इसे भाड़ में जाओ, ठीक है ना? और ऐसे है दूसरा जो मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हें खुश रखे, या फिर भगवान तुम्हारी मदद करे, भगवान तुम्हारी सहायता करे, इस तरीके से हम जो वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, आपके आशीर्वाद में ही आते हैं। ठीक है सर? चलिए, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। डिटेल में हम अगली वीडियो देखेंगे, ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको अभी आज जो सेंटेंसेस के टाइप्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। कल डिटेल में जानेंगे, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, और कल मेन रूप से हम क्वेश्चंस के ऊपर ही बात करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर, और यहाँ भी जानेंगे, कल ये भी जानेंगे कि हम सेंटेंस को बनाएँ कैसे, इनका फॉर्मेशन किस तरीके से करें। कहाँ पर आपका वर्ब आना है, कहाँ पर सब्जेक्ट आना है, कहाँ पर आपका नाउन आना है, इस तरीके से सारी चीज़ें जानेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर वो शिकायत आती है कि सर लंबा वीडियो ज़्यादा होता है, तो बोर हो जाते हैं देखने में। तो आप भी पूरा वीडियो देखिए, और समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा, और पूरी नॉलेज भी आपकी, मतलब कम वीडियो में ज़्यादा नॉलेज आप लीजिए, यही हमारी इच्छा है, और यही हमारी कामना भी है। तो अब लास्ट में वीडियो खत्म कर रहे हैं, और खत्म करते-करते आपसे मैं एक कामना ये करता हूँ, एक रिक्वेस्ट वापस से ये करना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक यूट्यूब पर नहीं जुड़े हैं, तो यूट्यूब पर जुड़ जाइए सर। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, तो वहाँ आपको नोट्स मिलेंगे, वहाँ नोट टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। बाकी आप फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर बिगिन टू लर्न के नाम से आपका चैनल बना हुआ है। और मेन चीज़, अगर आपने गूगल क्लासरूम में जॉइन नहीं किया है, चाहे वो कोई भी बच्चा, किसी भी विद्यार्थी, किसी विद्यालय से बिलॉन्ग करता है, और मुख्य रूप से कोट 1 मथुरा वाले बच्चे ज़रूर क्लासरूम, गूगल क्लासरूम को जॉइन कर लें। लिंक आपको मिल गई होगी, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। डिस्क्रिप्शन में से आप लिंक ले लीजिए, वहाँ से सीधे जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी, फेसबुक पर भी, और गूगल क्लासरूम पर भी। ठीक है? तो चलिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।